नमस्कार, मैं सुरेश ज्योतिषी। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं आपके लिए वो है क्लास 8 एनसीईआरटी सिलेबस है और बुक सोशल साइंस है। उसमें से भी हिस्ट्री की जो बुक है पार्ट 3 आर पास्ट पार्ट 3 उसका चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का जो टाइटल है वो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो एक कंपनी की कहानी यहाँ पर बताई गई है कि किस प्रकार से वो भारत में ट्रेड करने के लिए आती है और अपनी टेरिटरी एस्टेब्लिश करती है, पावर, अपनी पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश करती है। तो ये जो कहानी स्टार्ट होती है इनकी, वो कहानी स्टार्ट होती है यहाँ औरंगजेब के टाइम से 107 AD। जब हम इस टाइम की बात करते हैं तो यहाँ इंडिया में कुछ ऐसा हो रहा है कि मुगल जो एम्परर्स हैं, मुगल जो एम्पायर था जिसकी स्टार्टिंग जो है बाबर से होती है, उसका एक बहुत ही पावरफुल और मैं कह सकता हूँ कि जो लास्ट पावरफुल किंग था वो था औरंगजेब, और उसकी 1707 AD में डेथ हो जाती है। उसके डेथ होते ही जो पॉलिटिकल पावर है मुगल एम्पायर की वो काफ़ी डिक्लाइन होती है, बहुत कम हो जाती है। और उस डिक्लाइन होने की वजह से ही क्या हो रहा है कि ये डिक्लाइन जो हुआ, इस डिक्लाइन की वजह से ही क्या हो रहा है कि ये जो है एक बाहर की जो कंपनीज हैं यूरोप से, बाहर से मतलब है सीधा यूरोप से बहुत सारी कंपनीज आती हैं, जिनमें से आप पोर्तुगीज कंपनी की बात कर सकते हैं, आप डच कंपनी की बात कर सकते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर सकते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर सकते हैं। तो ये कंपनीज भारत में आती है। तो उससे पहले थोड़ी सी कहानी आपको जो बताई गई है वो ये बताई गई है कि औरंगजेब जो था वो लास्ट ऑफ द पावरफुल जो मुगल एम्परर्स में से एक था। इसके बाद जो है मुगल एम्परर्स उतने पावरफुल नहीं रहे। उसकी डेथ होती है और इससे पहले जो टेरिटरी जो आजकल इंडिया कह रहे हैं उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है औरंगजेब की टेरिटरी में इंक्लूड था। उसकी डेथ होती है 1707 में। आप यहाँ देख रहे हैं जो 1707 है वो उसकी डेथ का टाइम रहा। तो ये जो डेथ होती है उसकी, उसको हम यहाँ देख रहे हैं। बहुत सारे जो मुगल गवर्नर्स थे उस समय, चूंकि प्रोविंसेस होते थे, मुगल एम्पायर में बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइड था, जैसे कि अवध है, बंगाल है, कर्नाटक है, मैसूर है। तो बहुत सारे जो मुगल सूबेदार थे, प्रांत थे, यहाँ के सूबे जो थे, वहाँ के जो गवर्नर्स थे और बड़े बड़े जमींदार थे वो औरंगजेब की डेथ के बाद में फ्री होना स्टार्ट हो गए। उन्होंने अपने आप को मुगल एम्पायर से सेपरेट कर लिया। तो यहीं से जो है मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हम देख सकते हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के मतलब हम सीधे से कह सकते हैं कि 1750 के बाद का जो टाइम है वहां की बात कर रहे हैं। एक नई पावर, पॉलिटिकल पावर जो है इंडिया में इमर्ज करती है और वो है ब्रिटिश पावर। तो ब्रिटिश पावर देखिए 1599 जो है 1 दिसंबर 1599, उसके बाद में 1600 में एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश क्वीन के द्वारा एक कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट को परमिशन मिलती है और इस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो भारत में रूल करने के लिए जहांगीर के समय ही आ जाती है। 1608 में फर्स्ट टाइम आते हैं और सेकेंड टाइम वो 1615 में फाइनली परमिशन लेने में सक्सेसफुल रहते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पावर थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 1750 तक आते आते मेजर पावरफुल एक पॉलिटिकल पावर के रूप में भारत में इमर्ज करने लगती है। फिर भी अभी ये पावर में उतना नहीं आ पाए थे जो कि पॉलिटिकली हम उनको एक पावर में कह सकते हैं, रूलिंग पावर कह सकते हैं। तो ये कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। यहाँ पर आगे से आपको ये बताया गया कि एक बहुत छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी थी और इसको टेरिटरी क्यों चाहिए थे। तो बड़ा स्ट्रेंज क्वेश्चन है कि उनको टेरिटरीज की क्या रिक्वायरमेंट थी। तो हम यही सारी चीजें हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। अब आपका ये जो चैप्टर है यहाँ से बिगिन कर रहा है और एक बहादुर शाह जफर जो कि 1857 की बात कर रहे हैं। तो वहां पर बहादुर शाह अपने बेटों के साथ जो है कैप्टन हॉडसन ने उनको अरेस्ट किया था। तो वहां का पिक्चर यहाँ दिया हुआ है। चैप्टर के सेकंड पार्ट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आती है। तो आप देखिए ये ब्रिटिश आइलैंड है जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, वो यहाँ पर है। मैप आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से वास्को डी गामा जो पुर्तगाल था, या पुर्तगाल से वो सी रूट इंडिया का कवर जो चेक करता है,
उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी पाथ को फॉलो करते हुए बॉम्बे और सूरत तक आ जाती है। तो यहाँ पर इसी कहानी को बताया, तो हमें जल्दी से इस कहानी को एक बार देख लेते हैं। 1600 जो था वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है इंग्लैंड की जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी उसे चार्टर पे जो है चार्टर रिसीव किया और चार्टर में उनको ट्रेड करने की, ईस्ट में ट्रेड करने की परमिशन दी गई और इन्हीं को सोल राइट मीन्स कंप्लीट राइट दे दिए गए कि वो ईस्ट वर्ल्ड के मैप की बात करें तो उसके अगर हम दो पार्ट देखते हैं ईस्ट और वेस्ट, तो वे ईस्ट की तरफ ट्रेड करने के सारे राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए। इसका मतलब ये हुआ था कि कोई भी जो है इंग्लैंड का दूसरा ट्रेडिंग ग्रुप जो है वो ईस्ट में ट्रेड नहीं करेगा। द होल सोल राइट वाज विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी चार्टर के साथ कंपनी जो है बहुत सारे उन्होंने ओशियंस को क्रॉस करते हुए यहाँ तक आती है और बहुत चीपर प्राइस में खरीदते हुए यूरोप में वो उसको डियरर और महंगी रेट से हाई रेट्स पे बेच करके बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करती है। तो ये मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनी इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली। तो इन्होंने जो है चूंकि इनके पास कंपटीशन नहीं था, इनके पास सोल राइट्स थे, तो इन्होंने जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, सस्ते में खरीदना और महंगे में ले जाकर के बेचना, यही इनका थीम था। उसके बाद जो है रॉयल चार्टर की बात करते हैं, तो ये रॉयल चार्टर जो है किसी भी यूरोपियन पावर को जो ईस्टर्न मार्केट्स में नहीं रोक पाया और बहुत सारी कंपनियां भी यहाँ पर उनमें कंपटीशन, जब इनके ह्यूज प्रॉफिट्स देखे गए, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखे, तो और अदर कंपनीज और अदर मर्केंटाइल ग्रुप्स थे वो भी अट्रैक्टिव हुए ट्रेड करने को। तो वही चलता है, बहुत सारे शिप्स आते थे वहां से वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप आप देख रहे हैं मैप में, ये वाला केप ऑफ गुड होप है। तो इसको क्रॉस करके बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनी जो है वो ईस्ट की तरफ आने लगी, यूरोप की तरफ आने लगी। तो उसके बाद क्या हो रहा है, ये केप ऑफ गुड होप और इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए आने लगी और पोर्तुगीज इसमें पहले से अपने प्रेजेंस वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया अर्थात कालीकट जो केरला का था वहां पर वो 1498 में ही आ चुके थे। तो पोर्तुगीज का मामला अलग चल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ आपका चैप्टर कहता है कि इन्होंने जो पोर्तुगीज थे वो जो बहुत 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आ चुके थे, उन्होंने गोवा में अपना सेंटर बना लिया था। वास्को डी गामा, देखिए अब नाम आ रहा है वास्को डी गामा। पोर्तुगीज एक्सप्लोरर जो है 1498 में इंडिया आ चुके थे और उन्होंने ट्रेडिंग अपना जो पहले स्टार्ट कर लिया था। 17th सेंचुरी आते डच भी आ गए थे, वो भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज इंडियन ओशियन में ढूंढ रहे थे ट्रेड करने के लिए, तो वो भी यहाँ आ चुके हैं। उसके बाद में फिर फ्रेंच भी आ गए। तो ब्रिटिश आप देख रहे हैं 4 कंपनीज आपको दिखाई दे रही हैं। 4 कंपनीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले पोर्तुगीज आते हैं, 1498 में वास्को डी गामा आता है। उसके बाद में जो है 1600 में ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। 1602 में आप डच कंपनी को देख रहे हैं और उसके बाद में फ्रेंच आए। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे लास्ट में आने वाली कंपनी है। अब इनका मेन बात ये थी कि अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो ये कंपनियों का आगमन यहाँ हो चुका है, ये सब के सब ट्रेड करने में यहाँ पर बिजी हो चुकी हैं। ट्रेड कर कहीं कर रही थी? द क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ ट्रेड और द ट्रेड ऑफ विच थिंग्स वाज बीइंग डन, कौन सी चीजों का ट्रेड किया जा रहा था, व्यापार। तो इनको किस में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था वो देखने की थी। तो यहाँ पर देखिए से जो सबसे इंपॉर्टेंट देख रहे हैं वो देख रहे हैं कॉटन, कॉटन के अलावा सिल्क यहाँ से बहुत बड़ा यहाँ से ले जाकर के यूरोप में बेचते थे। उसके अलावा पीपर, काली मिर्च हम कह रहे हैं, क्लव्स है, लौंग है, कार्डामोम है, सिनामोन है, तो ये सारी चीजें ले जाकर के वो यूरोप में बेचते थे और ये सारे स्पाइसेज हैं और इंडिया में बहुत अच्छे से होते थे। तो ये इनको ले जाकर के यहाँ से बहुत सस्ती रेट में खरीदना और इनको ले जाकर के यूरोप में महंगी रेट पे बेचना, तो ये इनके प्रॉफिट का बहुत बड़ा रीजन रहा। तो देखिए क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो क्वेश्चन है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन चीजों का ट्रेड इनके लिए प्रॉफिटेबल था, या यूरोपियन कंपनी जो है कौन सी थिंग्स के ट्रेड में इंटरेस्ट रखती थी। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कॉटन था, सिल्क है, पीपर, क्लोव्स, कार्डामोम, सिनामोन एटसेट्रा। इनके अलावा कंपटीशन यूरोपीय कंपनीज में जबरदस्त तरीके से प्राइस को लेकर के भी बढ़ा और कौन सी चीजों बढ़ा, दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न। अब चूंकि इनमें कंपटीशन बढ़ गया था तो पहले तो जो सिंगल कंपनी थी वो मनचाही रेट्स ले रही थी,
बट जैसे जैसे इनका कंपटीशन में इंक्रीज हुआ तो फिर वो मार्केट की उतनी रेट से नहीं खरीद पा रही थी, और दूसरा इनको खरीदने के लिए भी रेट ज्यादा देनी पड़ी। इसी की वजह से इनका प्रॉफिट रिड्यूस हुआ। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब ये सारी कंपनीज में कंपटीशन इंक्रीज हो गया तो फिर ऐसे कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से इनके प्रॉफिट रिड्यूस हुआ, तो वो आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रेडिंग कंपनीज को फ्लरिश करने के लिए जो है चूंकि प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है तो अब कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो इनके लिए हुआ कि इनमें आपस में कंपटीशन हुआ और वापस में इनके पास एक ही आया कि मैं दूसरे जो कंपनी है उसको यहाँ से भगा दूं तो फिर मैं होलसेल जो परचेजर और ट्रेडर रह जाऊंगा और नेचुरली खरीदूंगा। तो इसी बात को लेकर के इनमें लड़ाइयाँ छिड़ी और वो जो राइवलरी चली इनमें जो डिस्प्यूट चले वो डिस्प्यूट कुछ इस तरीके से चले कि जो पुर्तगीज कंपनी थी उसने तो अपने आप को गोवा तक सीमित कर लिया, तो उनका कोई कंपटीशन रहा नहीं। डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंडिया को छोड़ करके और इंडोनेशिया वगैरह जो कंट्रीज थे जहां पर भी स्पाइसेस का प्रोडक्शन अच्छा था उनको अपना फील्ड बना लिया। अब इंडिया में केवल मेजर दो जो है यूरोपियन पावर्स रह गई, यूरोपियन कंपनीज रह गई, एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन दोनों में जो है 4 बैटल्स लड़े गए, 4 बैटल्स इनके बीच में हुए और फाइनली जो है 1763 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया और उसको भारत से वाइंड अप करना पड़ा। तो ये इनका कंपटीशन का रहा। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आर्म्स और ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू द फोर्टिफिकेशन। अब इनको ये भी था कि डर था, तो इन्होंने जो अपने हथियार वगैरह छिपाने के लिए अपने जो ट्रेडिंग सेंटर था इनका, उसको जिसको हिंदी में कोठी भी कहते हैं, व्यापारिक कोठियां, उन फैक्ट्रीज को इन्होंने आर्म्ड भी किया, हथियार भी रखने शुरू किया और उनका फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि उनकी बॉर्डर्स और बाउंड्रीज और दीवारें ऊंची ऊंची बनाना स्टार्ट किया। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि what were the causes behind the fortification and arms being kept by these trading companies? तो आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इनका कंपटीशन अपने आपस में बढ़ रहा था, उस कंपटीशन में अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए, साथ ही दूसरी कंपनीज को डरा धमका के भगाने के लिए भी इन्होंने ये सारी चीजें की। अपने सेटलमेंट्स को फोर्टिफाई करना, तो इसकी वजह से इनका प्रॉफिट जो है बढ़ने लगा और लोकल रूलर्स के साथ जो लोकल में जो राजा थे, किंग्स थे, रूलर्स थे, उनके साथ इनका कंपटीशन बढ़ गया। इनको फिर अपने आप को ट्रेड से पॉलिटिक्स को सेपरेट करना भी बड़ा टेढ़ा काम होने लगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड है वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो अगर हम इंडिया के सिनेरियो में देखते हैं तो वो बंगाल से होता है। तो बंगाल आज वाला वेस्ट बंगाल नहीं है, उसमें बंगाल, बिहार और ओडिशा जो मिला करके एक बंगाल ही कहलाता था, जिसमें प्रेजेंट टाइम का बांग्लादेश भी इंक्लूड है। तो ये सारी चीजें हम ये है, तो ये इन्होंने बंगाल से स्टार्ट किया। और स्टार्ट कब हुआ, इनकी पहली जो फैक्ट्री, इंग्लिश फैक्ट्री, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई वो 1651 में हुगली रिवर के बैंक्स पे इन्होंने एस्टेब्लिश की। तो देखिए, अगर मैं एमसीक्यूज को देखूं या फिल इन द ब्लैंक्स को देखूं या शॉर्ट आंसर्स को देखूं, तो ये क्वेश्चन मेरा बनता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने अपनी पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश की, तो बंगाल में की, कैलकाटा के पास में, और 1651 में करी। और रिवर कौन सी थी, हुगली रिवर के बैंक्स पे। तो ये इनका बेस था कि ट्रेडर्स को स्टार्ट करना, और जो कि कंपनी के ट्रेडर्स था नॉन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स। तो कंपनी का ट्रेडर्स तो उनको फैक्टर्स कहा जाता था, तो उसी से ये वर्ड बना फैक्ट्री, जहां फैक्टर्स रहते थे वो फैक्ट्री, तो टर्म वहां से ओरिजिनेट करके आया। The factory had a warehouse where goods for export were stored and it had offices where company officials sat. अब फैक्ट्री का मतलब क्या था, फैक्ट्री का एक ऐसा प्लेस था जहां पर ये जो गुड्स ट्रेडिंग के लिए ला रहे थे, एक्सपोर्ट करने के लिए ला रहे थे, वो वहां पर स्टोर हाउस के रूप में रहती थी, साथ ही इनके ऑफिसेज वगैरह भी बने हुए थे। आगे जैसे जैसे ट्रेड एक्सपेंड होता है तो इन्होंने जो मर्चेंट्स थे कंपनी ने उनको तैयार कर लिया कि वो भी अपने नियर बाई उनके सेटल हो जाए, ताकि इनको जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो जाए और इनको सामान इजीली अवेलेबल हो जाए। 1696 तक आते आते जो इन्होंने अपने सेटलमेंट्स के चारों तरफ जो बोर्ड फोर्टिफिकेशन दीवारें बनाना भी स्टार्ट किया। उसके 2 साल बाद लगभग 1698 में इन्होंने मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब देना भी स्टार्ट कर दिया।
ब्राइब का मतलब रिश्वत देना, ब्राइब का मतलब रिश्वत देना। और रिश्वत किस बात की थी कि कंपनी ने जो है कि 3 विलेज जो थे जिनको हम कहते हैं कोलिकाता, कालिकाता, गोविंदपुर और सुतानाती, उन गांवों के जो दीवानी राइट्स थे, उन दीवानी राइट्स को, जमींदारी राइट्स को ये अपने अंडर में लेना चाहते थे और इसी के लिए उन्होंने उनको ब्राइब दिया। तो ये भी बड़ी घटना थी, क्वेश्चन के रूप में भी आ सकती है। और इन 3 जो गांव थे, 3 गांव गोविंदपुर, सुतानाती और कालिकाता, तो इनको कालिकाता, इन तीनों गांवों को मिलाकर के जो फिर है कलकत्ता शहर जो बसाया गया था बाद में। ये कालिकाता और कालिकाता ही बाद में कलकत्ता के रूप में और कोलकाता के रूप में जो है फेमस हुआ, जो आजकल जाना जाता है। उसके बाद इन्होंने मुगल एम्परर औरंगजेब को भी मना लिया, राजी कर लिया कि वो उनको जो है ट्रेड करने के लिए, ड्यूटी फ्री ट्रेड, ड्यूटी का मतलब टैक्स फ्री, तो टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए औरंगजेब को भी इन्होंने बाद में परसुएट कर लिया, राजी कर लिया। तो फरमान इन्होंने ले लिया और ये जो ड्यूटी फ्री जो राइट्स थे वो फरमान कहलाता था। और इस फरमान से अब ये जो है मुगल टेरिटरी में कहीं पर भी ट्रेडिंग के राइट्स इन्होंने रिसीव कर लिए। कंपनी बाद में जो है बहुत सारे कंसेशंस और बहुत सारे प्रिविलेजेस जो इनके राइट्स इनको मिले हुए थे उनका मिसयूज करना भी स्टार्ट कर दिया और भी बहुत सारे कंसेशन इन्होंने डिमांड करने स्टार्ट कर दिए। औरंगजेब का जो फरमान था वो केवल कंपनी का राइट था कि ड्यूटी फ्री टैक्स करना था, लेकिन ऑफिशियल ने क्या करा कि उनको प्राइवेट राइट भी करने लगे। वो कंपनी को ही मिला हुआ था फरमान कि उस ड्यूटी फ्री जो उनको रिसेशन कंसेशन मिला था, फरमान जारी हुआ था, उस फरमान से वो केवल कंपनी के लिए फ्री टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते थे। बट इन लोगों ने क्या किया कि इनके जो ब्रिटिश कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपना पर्सनल ट्रेड भी उस फरमान से करना स्टार्ट कर दिया और दिस दे रिफ्यूज टू पे। और उनको उनसे जो टैक्स कलेक्टर्स थे उनको ये था कि वो टैक्स देंगे, अगर वो फ्री पर्सनल ट्रेड कर रहे तो उनको टैक्स देना था, लेकिन इन्होंने वो देना मना कर दिया। और इसी से जो है बाद में इनका जो बंगाल के नवाब थे उनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो बंगाल का नवाब जो मुर्शिद कुली खान था वो उस समय था और वो इस बात का विरोध नहीं कर पाया, लेकिन लेटर ऑन वो विरोध में आ गया। यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, ये लोकल बोर्ड्स दी हुई है कलकत्ता के और ये इनकी फैक्ट्री थी। तो उसका विलियम सिम्पसन ने जो है पेंटिंग करी थी। ये सॉरी मद्रास का है, कोलकाता का नहीं है, मद्रास का सीन है, ये वहां का दिया हुआ। उसके बाद ये ट्रेड जो है बैटल्स में कैसे आगे बढ़ा उस कहानी को भी यहाँ पर बताया गया है कि ये बात तो हमें समझ में आ गई कि औरंगजेब ने इनको फरमान जारी किया कंपनी को ड्यूटी फ्री टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए, जिसका मिसयूज ब्रिटिश ऑफिशियल्स द्वारा किया गया। अब ये मिसयूज हुआ तो जो बंगाल के नवाब थे वो नाराज हो गए, क्योंकि पहला मुगल एम्परर से अपने आप को फ्री करने वाला जो नवाब था बंगाल का वो था मुर्शिद कुली खान। लेकिन चूंकि वो तो इसका ज्यादा अपोज नहीं कर पाया, बट उसके बाद वाले जो वहां के नवाब बने उन्होंने इस चीज का अपोज किया, प्रोटेस्ट किया। तो यही बात यहाँ पर है, क्या है अर्ली 18th सेंचुरी का मतलब 17 औरंगजेब की डेथ 1707 में, उसके बाद से लेके 1750 तक का पीरियड। तो वहां पर कंपनी और नवाब जो बंगाल के थे उनके बीच में जो टेंशन थी वो इंटेंसिफाई होगी, बढ़ गई, दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। और औरंगजेब की डेथ के बाद बंगाल के नवाब जो है उन्होंने अपनी पावर जो है बढ़ा ली थी और ऑटोनोमस हो गए, अर्थात वो फ्री हो गए थे। इनमें सबसे पहले जो मुर्शिद कुली खान है, मुर्शिद कुली खान के बाद में जो बंगाल के नवाब बनते हैं वो है अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान के बाद सुजाउद्दौला। तो ये सुजाउद्दौला जो है ये बड़े डायनेमिक पर्सन थे और इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का खुल करके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। तो ये नवाब बने और इन्हीं के बीच में जो ये बड़े स्ट्रॉन्ग रूलर भी थे। तो इन्होंने जो कंपनी को जो कंसेशंस मिले हुए थे और उनको बहुत सारे राइट्स जो मिले हुए थे उनको देने से मना कर दिया। और इन राइट्स में ये भी था कि कंपनी के ऑफिशियल्स अपने खुद के सिक्के मिंटिंग कर सकते हैं, वो बना सकते हैं, तो उसको भी इन्होंने मना कर दिया। इसके अलावा उन्होंने फोर्टिफिकेशंस का भी मना कर दिया। फोर्टिफिकेशन का मतलब जो मैं बता चुका हूँ कि बाउंड्रीज बनाना, अपने जो ऑफिशियल्स थे, सेटलमेंट्स थे, इनके ऑफिसेज थे, उनके चारों तरफ दीवारें ऊंची ऊंची बन के सुरक्षित करना, तो उसको भी मना कर दिया गया। इन्होंने कंपनी पे धोखाधड़ी का आरोप लगाया और कहा कि कंपनी जो है बंगाल गवर्नमेंट को बहुत सारा जो रेवेन्यू रिसीव होने वाला था उसको इन्होंने जो है नुकसान कर दिया है, ये अपने पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए।
तो उन्होंने नवाब ने इस चीज का फुल प्रोटेस्ट किया और इन्होंने टैक्स पे करने से मना कर रखा था, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स भी लिखते थे और नवाब और उसके ऑफिशियल्स की बेइज्जती भी करते थे। तो ये सारे आरोप जो हैं वो नवाब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे लगाते हुए इनके सारे कंसेशंस को, इनके प्रिविलेजेस को, इनके जो राइट्स दिए गए थे उनको सबको स्टॉप कर दिया। ये काम किसने किया? शुजा-उद-दौला ने, जैसा कि हमने देखा। उसके बाद जो कंपनी ने जो है दूसरी तरफ से नवाब पर भी आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि डिमांड द लोकल ऑफिशियल्स फॉर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी एंड ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड। अब कंपनी ने नवाब पे कहा कि जो नवाब के अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो कंपनी के ट्रेड को खत्म करने में लगे हुए हैं, वो जबरदस्ती उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, परेशान करते हैं और इसकी वजह से कंपनी का ट्रेड बहुत खत्म हो गया है। तो उनको ड्यूटीज फ्री या ड्यूटी फ्री या टैक्स फ्री जो है ट्रेड करने की सुविधा मिलनी चाहिए। और ये साथ ही उन्होंने कहा कि चूंकि हमारा व्यापार एक्सपेंड हो रहा है, हमारा ट्रेड एक्सपेंड हो रहा है, व्यापार बढ़ गया है, तो अब हमको जो हमारे जो टेरिटरीज या ऑफिसेज या फैक्ट्रीज हैं उनको बड़ा करने की परमिशन भी हमें मिलनी चाहिए। तो इन्हीं बातों को लेकर के जो है आमना सामना हो गया और ये आमना सामना यहाँ तक पहुंच गया कि बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध की स्थिति पैदा होगी। और ये युद्ध की स्थिति भी जल्दी आ गई 1756 और 57। 1756 में से शुजा-उद-दौला राजा बनते हैं और 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है, प्लासी का युद्ध जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। तो अलीवर्दी खान 1756 में उनकी डेथ होती है और उनके बाद सिराजुद्दौला जो है वो नवाब बंगाल के बन जाते हैं। सिराजुद्दौला जो है वो चूंकि पपेट नहीं हो सकते थे, वो था कि पपेट या कठपुतली राजा नहीं बन सकते जो किसी के भी इशारों पे शासन कर सके। तो उन्होंने जो है इस बात का बहुत विरोध किया और उन्होंने कंपनी को जो है ट्रेड कंसेशन और अदर प्रिविलेजेस देना मना करना था। तो उन्होंने कोशिश किया और उन्होंने जो है उनको सक्सेस तो नहीं मिली सिराजुद्दौला को, तो उसके राइवल्स को जो है बंगाल का नवाब बनाने का वादा किया गया। अर्थात कुल मिलाकर ये है कि सिराजुद्दौला जो था वो पपेट किंग नहीं हो सकता था। तो इस बात से कंपनी की चिंता बढ़ गई और कंपनी ने ये प्लान आउट किया कि एक ऐसा राजा बनाया जाए जो उनके इशारों पर उनके लिए पपेट की तरह काम करे, वो जैसा चाहे वैसा करे। तो उन्होंने जो सिराजुद्दौला के विरोधी थे, सिराजुद्दौला के जो ओपोनेंट्स थे, उनको अपनी तरफ फेवर में करना स्टार्ट किया और उनको ये लालच दिया, उनको ये ग्रीड में लेकर आए कि वो सिराजुद्दौला को हराने में अगर हेल्प करते हैं तो वो उनको उनकी जगह राजा बना देंगे। और ये वो सफल भी हो गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस काम में सफल भी होगी। तो ये जो सारा काम किया फोर्टिफिकेशन और ये वाला नवाब के साथ जो बातचीत और सारे मामले खत्म हो गए। तो फिर 30,000 सोल्जर्स जो नवाब के थे। अच्छा, एक छोटी सी घटना और यहाँ पर होती है कि इन दोनों ने आपस में, कंपनी ने और नवाब के बीच में बातचीत हुई, नेगोशिएशंस हुए। नेगोशिएशंस में ये बात हुई कि भाई चलो बात बन जाए, लेकिन ये बात फेल हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि नवाब ने अपने 30,000 सोल्जर्स को लेकर के जो इनकी कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी, इंग्लिश फैक्ट्री, उस पर अटैक कर दिया और उसको अपने कब्जे में, कंट्रोल में ले लिया। वहां के लोग वेयर हाउस को लॉक कर दिया और इंग्लिशमैन जो थे उनको सबके हथियार छीन करके और सारे जो शिप्स वगैरह थे वो अपने कब्जे में ले लिए और आगे बढ़कर कैलकाटा जो था उसको भी अपने कंपनी के कंट्रोल में, नवाब ने अपने कंट्रोल में ले लिया। जब ये खबर कलकत्ता पहुंची तो ऑफिशियल जो मद्रास की, वहां के जो रॉबर्ट क्लाइव था, आर्मी का जो चीफ था, उसके अंडर में एक सेना जो कैलकाटा के लिए रवाना की गई और ये जो रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में है, वहां से नेवल फ्लीट जो है, इनकी नौसैनिक जो भी थे, नाव, शिप्स वगैरह भेजे गए और 1757 में जो है इनके बीच रॉबर्ट क्लाइव और आर्मी की, सिराजुद्दौला की आर्मी के बीच में एक बैटल होता है 1757 में, जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। और ये बैटल ऑफ प्लासी का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है बिकॉज ये एक इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट रहा। यहाँ जो इस बैटल में बंगाल के नवाब की डिफीट होती है वो पूरी इंडिया की हिस्ट्री को चेंज करती है और आगे आने वाले 200 ईयर्स तक जो है ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया के ऊपर रूल करते हैं। तो ये इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। इस बैटल का बहुत इंपॉर्टेंस इंडिया की हिस्ट्री में माना जाता है।
अच्छा, यहाँ पर जो है प्रोनाउंसिएशन पलाशी एंड द प्लेस डिराइव्ड फ्रॉम द पलास ट्री। ये कहते हैं पलाशी का नाम क्यों पड़ा हुआ है, तो पलास का एक पेड़ वहां पर बहुत पाया जाता है उस एरिया में, तो उसी के नाम पे पलाशी का जो है बैटल इसका नाम पड़ा। यहाँ एक फोटोग्राफ दिया हुआ है, ये जनरल का कोर्ट रूम है, ईस्ट इंडिया हाउस जो है उनका लेडन स्ट्रीट में, तो उसका पिक्चर दिया हुआ है। ये नीचे से सिराजुद्दौला का पिक्चर है। बैटल ऑफ प्लासी में नवाब जो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, उसकी डिफीट हो जाती है, वो हार जाता है और उसकी जगह जो है मीर जाफर को क्लाइव ने जो है बंगाल का नवाब बना दिया। तो यहाँ पर जो है एक सबसे बड़ी बात इस बैटल का इंपॉर्टेंस ये भी कि कंपनी जो ट्रेड करने के लिए आई थी वो पहली बार बैटल में आती है और किसी इंडियन किंग को हराने में, किसी इंडियन रूलर को हराने में सक्सेसफुल होती है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंस कंपनी के लिए था। अब यहाँ प्रॉमिस ऑफ रिचेज बहुत सारा, चूंकि इनका जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे बहुत ही लुटेरे थे, इनका काम था कि लूट मार करके कैसे भी यहाँ से पैसा लूटा जाए। तो वो जब मीर जाफर को उन्होंने अपने फेवर में लिया था और मीर जाफर को फेवर में करने के बाद उन्होंने जो है बहुत सारा पैसा उससे लूटने की कोशिश करी। तो ये वही चीज है, द प्रॉमिस ऑफ रिचेज। तो ये क्या लिखा हुआ है, द टेरिटोरियल एम्बिशंस ऑफ द मर्केंटाइल ईस्ट इंडिया कंपनी वर व्यूड विद डिस्ट्रस्ट एंड डाउट इन इंग्लैंड। अब ये जो कंपनी ऑफिशियल्स जो यहाँ पर इतने सारे लूट कर रहे थे, उस लूट के चलते इंग्लैंड में भी इस कंपनी के ऊपर लोगों का फेथ कम होता जा रहा था। उनको लग रहा था ये केवल लूट रहे हैं और इंग्लैंड की जो प्रेस्टीज है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव ने विलियम पिट जो उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट थे इंग्लिश मोनार्क के, उनको एक चिट्ठी उन्होंने लिखी थी। उसमें लिखा था, बट सो लार्ज सॉवरेंटी में पॉसिबली बी एन ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव फॉर ए मर्केंटाइल कंपनी, कि कितना बड़ा जो साम्राज्य है उसका शासन अगर उनके हाथ में आता है तो ये एक मर्केंटाइल कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। I flatter myself that there will be little or no difficulty in obtaining the absolute possession of these rich kingdoms। तो उसने लिखा था कि जहां तक मैं मानता हूं कि इन कंपनीज की इतने बड़े टेरिटरीज, इतने रिच जो यहाँ के जो राजा हैं, किंग्स हैं, टेरिटरीज हैं, उनको अपने कब्जे में लेना बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है। I leave you to judge whether an income yearly of 2 million sterling with the possession of 3 provinces be an object deserving the public attention। कि आप लोगों का ध्यान खींचने के लिए एक छोटा सा क्षेत्र कब्जे में लेते हैं या उससे आगे बढ़ते हैं, ये निर्णय आपको करना है। तो ये चिट्ठी उसकी थी। तो कुल मिलाकर ये था कि उसने जो है बहुत बड़े धन का लालच जो है ब्रिटिश सेक्रेटरी को दिया। अब ये प्लासी का जो बैटल हुआ उसमें डिफीट हो गई, सिराजुद्दौला की डिफीट हो गई, उनको मार दिया गया और उसकी जगह मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। चीजें बदलती है, बातें आगे बढ़ती हैं, क्या क्या होता है। अब जो है कंपनी को, चूंकि वो जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं लेना चाहती थी, उसको केवल रेवेन्यू और टैक्स में इंटरेस्ट था, वो किसी भी बिना पैसे की या खर्चे वाली जिम्मेदारी से मुक्त रहना चाहती थी। तो उनका उद्देश्य जो था ट्रेड को बढ़ाना था। तो उन्होंने अपना सीधा काम लेने की बजाय उन्होंने किसको राजा बना दिया, मीर जाफर को। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कंपनी ने जब बैटल विन कर लिया था तो उसके बाद में वो खुद भी तो रूलर बन सकती थी बंगाल की। तो यहाँ पर आंसर देखिए, आपको इस तरीके का लिखना है कि कंपनी का मोटो जो था वो ट्रेड का एक्सपेंशन करना था। यहाँ तक उनका पॉलिटिकल पावर और उस फालतू की चीज़ों में, एडमिनिस्ट्रेशन में उलझने का इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए उन्होंने मीर जाफर को राजा बनाया और उससे जितने ट्रेड के लिए बेनिफिट्स उठाने थे वो उठाने स्टार्ट कर दिए। कंपनी ने बाद में देखा कि ये तरीका ज़्यादा मुश्किल है, तो पपेट नवाब थे वो भी हमेशा उनके लिए हेल्पफुल नहीं रहे थे। उन्होंने तो पहले ये सोचा कि किसी पपेट को बना दो जो हमारे इशारों पे काम करता रहे, लेकिन उनको बाद में समझ में आया कि मीर जाफर ने भी जो है इनकार करना स्टार्ट कर दिया था या हेल्प करना, मना करना शुरू कर दिया, तो बात उनको चिढ़ने लगी। तो बेसिक अपीयरेंस, आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स। तो अब जनता से इज्जत चाहिए, तो वो इज्जत हम कैसे लें? तो इस इज्जत को लेने के लिए भी उन्होंने जो है इन चीजों को सोचना स्टार्ट किया। व्हाट कुड द कंपनी डू? तो अब कंपनी के सामने सवाल ये था कि क्या किया जाए। मीर जाफर प्रोटेस्टेड द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड। अब जब मीर जाफर उनकी नीड्स को, उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे, मना करना शुरू कर दिया, तो कंपनी को बुरा लगा, उन्होंने उसको डिपोज किया और उसकी जगह मीर कासिम को
अब किसको नवाब बना रहे हैं? वो मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर कासिम जो है बाद में थोड़े दिन बाद में वो भी शिकायत करना शुरू करता है, और शिकायत वो ब्रिटिशर्स की उसको बात, लेकिन वो साथ में मीर कासिम ने सोचा कि इनसे ऐसे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, तो उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर जो थे उस समय शाह आलम, उनके साथ एक ट्रीटी की और प्लान किया कि हम तीनों मिलकर के इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा देते हैं, तभी हम सेफ रह पाएंगे। तो ये जो चला, उसके बाद दोनों ग्रुप्स के बीच में, अर्थात इधर तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम, तीनों की आर्मी है, कंबाइंड आर्मी, और दूसरी इधर ब्रिटिशर्स हैं। तो इनके बीच में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया। लेकिन बड़ी मजेदार बात थी, बैटल ऑफ बक्सर में ये तीनों की सेना हार जाती है, ब्रिटिशर्स फिर जीत जाते हैं और इन्होंने वापस मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। बंगाल के नवाब को 5 लाख रुपए उससे हर महीने देने का वादा किया ब्रिटिशर्स को, और जो युद्ध का जितना भी खर्चा हुआ था वो सब देना इन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं और टेरिटरी चाहता हूँ और रेवेन्यू चाहता हूँ। ये बात बढ़ती गई और इसी के चलते जो है 1765 में मीर जाफर भी मर गया। अब कंपनी ने अपना मूड चेंज किया और कंपनी ने सोचा कि पपेट किंग बिठाना बंद करो और हम खुद ही यहाँ के रूलर बन जाते हैं, और उसके बाद जो है उन्होंने खुद ही बंगाल का नवाब बनना स्वीकार कर लिया। 1765 में मुगल एम्परर ने जो है कंपनी को, मुगल एम्परर चूंकि वो हार चुके थे तो उनको स्वीकार करना पड़ा, और इन्होंने मुगल एम्परर से बंगाल के जो दीवानी और फौजदारी राइट्स थे वो सारे अपने हाथों में ले लिए। दीवानी से अब जो है कि पूरा का पूरा जो बंगाल का रेवेन्यू था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने वाला था। इससे उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो गई कि रेवेन्यू का जो खर्चा था वो निकालना स्टार्ट हो गया, और उनका जो टेरिटरी इंडिया में था वो काफी एक्सपेंड हो गया, और साथ ही वो एक पॉलिटिकल पावर के रूप में भी इमर्ज करके आ गए। लेकिन फिर वही था कि इनको बहुत सारा जो सामान इंडिया से खरीदने के लिए गुड्स और गोल्ड और सिल्वर जो ब्रिटेन से पहले मंगाना पड़ता था, अब देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट इनको क्या मिलता है कि इससे पहले इनको बहुत सारा, चूंकि ट्रेड करना है तो सामान खरीदना है तो गोल्ड और ये सब वहां से यूरोप से मंगाना पड़ता था। अब इन्होंने यहीं से वो पैसा इकट्ठा करा, यहाँ के रेवेन्यू से वो माल खरीदते, उसको वहां बेचते, और यहाँ की पब्लिक पे खर्च करने का उनको कोई समझ में नहीं आ रहा। तो इन्होंने यहीं पे द आउटफ्लो गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी। तो देखिए कि उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही वो गोल्ड मंगवाना धीरे धीरे कम हो गया वहां से यूरोप से, और 1765 के बाद में तो ये लगभग खत्म हो गया। अब वो यहीं का पैसा यहाँ के रेवेन्यू से ही माल खरीदते, इसको यूरोप भेजते, उससे प्रॉफिट अर्न करते, और फिर वो पैसा वापस यहाँ थोड़ा बहुत एडजस्ट करते। ये रेवेन्यू जो है वो यहाँ के कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल और वो कंपनी के जो ट्रूप्स है उनका खर्चा उठाने में और बिल्डिंग्स और फोर्ट ऑफिसेज बनाने में खर्च होने लग गया सारा। तो ये बहुत बड़ी चीज थी। कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स। अब कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो नवाब हो गए, बंगाल के नवाब। तो ये नवाब को नवाब बोलते थे, तो दैट इज द टर्म। तो अब इनके पास पावर ज्यादा आ गई, अथॉरिटी ज्यादा हो गई। अब इसके अलावा क्या इनके कुछ और मतलब भी थे, इनको नवाब बनने के पीछे इनके दिमाग में कुछ और भी चल रहा हो। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद में देखिए एक्चुअल नवाब जो बंगाल के थे वो फोर्स टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल्स। तो प्लासी के बैटल के बाद ही वो जो बंगाल के नवाब से उनसे ये उम्मीद रखी गई थी कि बहुत सारा पैसा, बहुत सारे गिफ्ट जो है कंपनी को दें, बहुत सारे जो फर्टाइल लैंड एरिया वो कंपनी ऑफिशियल्स को दे। तो उसका प्रेशर उन पर डाला गया था। रॉबर्ट क्लाइव जो है उसने खुद ने जो है इंडिया से इतना धन कलेक्ट किया जो उसके अनइमेजिनेबल है। वो मद्रास आया था, चेन्नई इंग्लैंड में, इंग्लैंड से चेन्नई पहुंचा था सबसे पहले 1743 में, और उसकी एज थी 18। और जब 1767 में वो इंडिया से गया तो उसका फॉर्चून था वो 4,01,102 पाउंड स्टर्लिंग के रूप में उसने कलेक्ट किया। तो बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट था उसके लिए। Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. अब देखिए सबसे बड़ी बात तो ये थी
कि जब उसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1764 में, तो उससे उम्मीद की गई थी कि जो कंपनी ऑफिशियल्स में करप्शन है उसको वो खत्म करे। लेकिन बात यहाँ नहीं थी, वो खुद ही करप्शन में इंक्लूड था। और 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो कि उसकी इतनी बड़ी धन को देख करके कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, वो सस्पिशियस थी और उस पर मुकदमा चलाया गया और उस पर बहुत बड़ा मुकदमा चला, जिसके चलते 1774 में लॉर्ड क्लाइव ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद हम आगे अगर बात करते हैं तो आगे की बात हम देख रहे हैं कि कंपनी ऑफिशियल्स जो है बहुत बड़ी, क्लाइव की तरह तो क्लाइव अकेला नहीं था, बहुत सारे ऑफिशियल्स थे जो बड़ी बड़ी पैसा अर्न कर रहे थे। मैनी डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज एंड वॉर एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। इनमें से बहुत सारे तो ऐसे थे कि जो इंडिया में ही बीमारियों से और युद्ध में मारे गए। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही ऑफिशियल्स करप्ट और डिसऑनेस्ट थे। उनमें से बहुत सारे जो हम्बल बैकग्राउंड से भी आए थे और उनकी इच्छा थी कि इतना तो कमा के लाए कि जब वो ब्रिटेन वापस लौट के जाए तब एक अच्छी ठीक ठाक जिंदगी जी सके। जो वापस पहुंच पाए उन्होंने बढ़िया जीवन जिया और अच्छी खासा पैसा कमा के चले गए। जो नहीं जा पाए वो यही खत्म। तो ये जो लोग वापस लौट के गए इनको नबोब्स कहा जाता था। जब ये यूरोप वापस इंग्लैंड चले गए तो इनको वहां पर क्या कहा जाता था? नबोब्स। ये नवाब जो वर्ड है उसका अंग्रेजीकरण हुआ। यूरोप में उन्होंने नवाब नहीं बोल पाते होते तो वो नबोब कहते थे। तो ये टर्म किस तरीके से क्रिएट होती है। ये क्लाइव के बारे में कुछ डिटेल्स हैं वो आप पढ़ लेंगे। कंपनी रूल एक्सपेंड्स। अब कंपनी का रूल कुछ और भी आगे बढ़ा। अगर हम इनका जो है स्टेट्स की बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो आप देखिए 1757 में बैटल ऑफ प्लासी है और उसके बाद 1857 जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो फर्स्ट जो है फ्रीडम स्ट्रगल हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स का टाइम था। इस 100 ईयर्स के टाइम में क्या क्या हुआ, तो बहुत सारी चीजें इमर्ज करी। तो कंपनी रियली लॉन्च में डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। अब देखो कंपनी की पॉलिसीज यहाँ चेंज होती है। उन्होंने यहाँ से कोशिश ये करी कि किसी भी नई अननोन टेरिटरी पे सीधा अटैक नहीं करना है। तो उस पर अटैक करने के लिए उन्होंने कुछ स्मार्ट तरीके अपनाए, डिप्लोमेटिक तरीके अपनाए, कुछ इकोनॉमिक पैटर्न्स अपनाए, मेथड्स अपनाए और उन इंडियन किंगडम्स को अपने जो ब्रिटिश एम्पायर है उसमें एनेक्स करने का, उसमें मिलाने का प्रयास किया। बैटल ऑफ बक्सर के बाद में कंपनी जो है रेजिडेंट्स अपॉइंट करे इंडियन स्टेट्स में, कि उन्होंने एक पॉलिसी दी और उस पॉलिसी के तहत जो है उन्होंने इंडियन स्टेट्स में अपनी कंपनी के रेजिडेंट्स नियुक्त करे, अपॉइंट करने स्टार्ट करे। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि जो रेजिडेंट वहां रहता था तो राजा की जो एक्टिविटीज थी उस पर कंट्रोल हो गया। क्योंकि उन्होंने राजा को सेफ्टी देने के वादा कर दिया था, प्रॉमिस किया था, तो अब उसके सारे खर्चे कंपनी से मिलने लगे। राजा अब जो है जब रेजिडेंट वहां रह रहा है तो वो कुछ उसके कंपनी के अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकता। तो बहुत सारे तरीके उन्होंने अपनाए। तो they were political and commercial agents and their job was to serve and further the interest of the company. तो इनका जो रेजिडेंट्स थे इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि कंपनी के जो इंटरेस्ट है उनको आगे बढ़ाना। कुल मिलाकर के राजा से कोई लेना देना नहीं था। They tried to decide who was to be the successor of the throne and who was to be appointed in administrative post. तो इन्होंने जो है ये भी तय करना, इन रेजिडेंट्स ने जो ये भी तय करना स्टार्ट कर दिया कि उस राजा की डेथ के बाद कौन राजा बनेगा। तो ये इतने सारे पावर्स भी इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए। ये जो पॉलिसी थी इसको सब्सिडियरी अलायंस कहा गया। ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसको कहा गया सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस में ब्रिटिश रेजिडेंट जो है उस किंग के किंगडम में कोर्ट में रहेगा, उसकी सेफ्टी का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी ने ले ली। कंपनी जो आर्मी मेंटेन करेगी उसकी सेफ्टी के लिए वो सारा खर्चा जो है उस राजा को देना था। तो कुल मिलाकर के डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्होंने उस किंगडम को, उस राजा को, उस इंडियन स्टेट को अपने कंट्रोल में ले लिया। जब कंट्रोल इन्होंने ले लिया तो राजा को अलग से आर्मी रखने की जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब हो गया कि उसको अनआर्म्ड कर दिया गया, उसको बिना आर्मी का राजा बना दिया गया और उसकी सारी जिम्मेदारी ब्रिटिशर्स की। तो वो अब कुछ नहीं कर सकता, ओवरऑल वो ब्रिटिशर्स पे डिपेंड हो गया। सब्सिडियरी फोर्सेस जो भी आर्मी मेंटेन करनी थी उसका सारा खर्चा भी राजा को ही देना था।
तो ये भी एक बड़ा स्ट्रेंज वे था। कंपनी ने इस तरीके से सभी लगभग बहुत सारे राजाओं को, इंडियन स्टेट्स को अपने कंट्रोल में सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू लिया। पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। अगर वो नहीं चुका पाता, वो खर्चा नहीं दे पाता, तो फिर उसके टेरिटरी का कुछ पार्ट वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में मिला लेती उसके एफजी में। तो ये जो चला, ये लॉर्ड रिचार्ड वेलेस्ली जो कि गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 तक, उसने ऐसे बहुत सारे राजाओं को इंक्लूड करा। इसमें नवाब अवध वाज फोर्स्ड। 1801 में अवध के जो नवाब थे उनका आधा राज्य इसी तरीके से ले लिया गया, सब्सिडी दिया गया। बाद में हैदराबाद के जो था, हैदराबाद को भी इसी तरीके से कवर कर लिया गया। अब ये जो था कि जो रेजिडेंट बन के जा रहा था, उस रेजिडेंट को क्या पावर्स थे, तो रेजिडेंट के पावर देखिए बहुत जबरदस्त थी। उसमें एक जेम्स मिल है, उन्होंने इकोनॉमिक्स थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे स्कॉटलैंड के। उन्होंने लिखा कि जो कंपनी का रेजिडेंट उस राजा के, उस स्टेट के कोर्ट में रहता था, दरबार में रहता था, उसके क्या पावर्स थे। तो देखिए, we place a resident who really is king of the country, whatever injunctions of non-interference he may act under। कोई भी नियम बना हो, कोई भी कंडीशन लगाई गई हो, लेकिन जो रेजिडेंट है वो फाइनली उस स्टेट का राजा बन जाता था। As long as the prince acts in perfect subservience and does what is agreeable to the resident, that is to the British government, things go on quietly. They are managed without the resident appearing much in the administration of affairs। तो कहना ये चाह रहा है कि वो जो रेजिडेंट था वो बिल्कुल पिक्चर में नहीं आने के या सामने आए बिना इनडायरेक्ट रूप में वो उस राजा की सारी गतिविधियों पे, सारी एक्टिविटीज पे कंट्रोल कर लेता था। तो ये ब्रिटिश का जेम्स मिल का एक स्टेटमेंट है जो रेजिडेंट की पावर के बारे में बात करता है। टीपू सुल्तान, मैसूर जो कर्नाटक में जगह है, वो एक अलग से राजा हुआ था वहां, मतलब एक छोटा सा स्टेट था, इंडियन स्टेट। तो वो अपनी आज़ादी को लेके बड़ा फेमस हुआ और उसके दो जो फेमस राजा हुए उनमें एक तो थे हैदर अली, जिन्होंने मैसूर को जो है वहाँ अपना कंट्रोल वहाँ एस्टेब्लिश किया, और हैदर अली के बाद उनका जो बेटा था वो था टीपू सुल्तान। तो इन्होंने जो है ब्रिटिश जो पावर थी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनका स्ट्रगल हुआ, प्रोटेस्ट इनमें फाइट हुई और इन्होंने 4 बैटल लड़े। 2 बैटल जो हैं हैदर अली के टाइम पे लड़े गए और 2 बैटल या फर्स्ट सेकंड बैटल जो था वो हैदर अली के साथ लड़ा गया और सेकंड थर्ड फोर्थ जो बैटल था वो फिर उसके टाइम पे टीपू सुल्तान के टाइम पे लड़ा गया। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। Company resorted to direct military confrontation. It showed threat to its political or economic power interest. This can be illustrated with the case of southern state, Indian state of Mysore. कंपनी को जो है डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन जहां भी हुआ वहां इनको बहुत सारा पॉलिटिकल पावर को धक्का भी लगा, मुकाबला करने को टक्कर में आए। तो यही एक ऐसा था कि दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में एक स्टेट था मैसूर, वहां हुआ। Mysore had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali. Hyder Ali 1761 से 1782 तक राजा रहता है, तो उसके टाइम पर ये काफी फेमस हुआ। और फिर 1782 से लेकर 1799 तक टीपू सुल्तान राजा बनते हैं मैसूर के। तो मैसूर में जो है मालाबार पोस्ट जो है उसका बहुत अच्छा जो ट्रेड चलता था, पीपर का और कार्डामोम का, उस पर मैसूर का कंट्रोल था। तो ब्रिटिशर्स के अल्टीमेटली नजर थी कि इस ट्रेड को वो अपने कैप्चर करें या अपने कंट्रोल में ले, और ये तो इसी बात को लेकर इनमें झगड़ा हुआ। 1785 में जो है टीपू सुल्तान ने जो है सैंडलवुड, पीपर और कार्डामोम का जो था वो अपने किंगडम से जो एक्सपोर्ट करना बंद करवा दिया एंड लोकल मर्चेंट्स को डिसअलाउ कर दिया कि कंपनी के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। तो इस बात को लेकर के जो है अब कंपनी के और इसके बीच में सीधा सा झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। अब कंपनी जो है, और उसने जो साथ में एक और किया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राइवलरी कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके साथ ट्रेड करने की बात करने लगा और अपनी उसकी हेल्प से जो है अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज भी करने लगा। ब्रिटिश इस बात से नाराज हो गए, और नाराज हो गए तो हैदर और टीपू जो थे, चूंकि ये बहुत ही एम्बिशियस किंग्स थे, महत्वाकांक्षी थे, और इनको घमंडी, एरोगेंट और खतरनाक मानते हुए इनके साथ जो है इन्होंने तय किया कि इनको क्रश किया जाना चाहिए। तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच अर्थात मैसूर
और ब्रिटिशर्स के बीच टोटल 4 बैटल्स फाइट किए गए। फर्स्ट था बैटल ये मैसूर के साथ, फर्स्ट था 1767 to 69, सेकेंड था 1780 to 84, थर्ड 1790 to 93 2 एंड फोर्थ जो एंग्लो मैसूर बैटल फाइट हुआ वो था 1799। तो इसमें फाइनली 1799 में जो फोर्थ एंग्लो मैसूर बैटल हुआ, उस बैटल में टीपू सुल्तान हार जाते हैं और उनको मार दिया जाता है, और इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो ये भी याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, स्मॉल क्वेश्चन आंसर हो सकता है, शॉर्ट आंसर। तो आपको ध्यान रखना है जो फोर्थ बैटल था एंग्लो मैसूर बैटल, उसका नाम था बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। कंपनी अल्टीमेटली जीत जाती है, टीपू सुल्तान मारे जाता है और मैसूर जो है अब ब्रिटिश डायनेस्टी के अंडर में आता है। वुडियार वहां के राजा थे, तो उन वुडियार जो वाडियार राजा थे जिनसे हैदर अली ने छीना था, उनको वापस वहां का राजा बनाया जाता है और उनको सब्सिडियरी अलायंस के तहत जो है ब्रिटिश टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया जाता है। यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई थी, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान के बेटों को जो है अरेस्ट किया था, तो ये उनका पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बातें यहाँ पर और भी दी हुई है कि टीपू सुल्तान वो बिकेम जो 1782 में राजा बना था, वो एक बार शिकार करने गया था अपने फ्रेंच फ्रेंड के साथ और बाद में वो एक टाइगर के सामने आ गया था, तो उसी को दिखाने वाला ये पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है कि वो बहुत ही बहादुर राजा था। इसके बाद मराठास के साथ भी इनके बैटल्स हुए। एक और पावर थी उस समय तक, देखिए बंगाल इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है सब्सिडियरी अलायंस के तहत, बहुत सारे जो अदर छोटे मोटे स्टेट्स थे उनको अपना कंट्रोल में ले लिया। अब जो मराठास थे, उन मराठा भी एक बहुत बड़ी पावर थी सेंट्रल इंडिया में, तो उनको भी कंट्रोल लेना इनको आवश्यक लगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या क्या किया, लेट 18th सेंचुरी से कंपनी जो है उन्होंने बहुत सारे मराठा पावर को भी दबाना कर्व करना स्टार्ट कर दिया, और इसका ये था कि जो 1761 का जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो उस बैटल में जो है मराठा हार गए थे। उसके बाद में काफी वीक हो चुके थे, क्योंकि इससे पहले इनका टारगेट ये था कि हम दिल्ली के मुगल एम्परर को डिफीट करेंगे और वहां के हम राजा बन जाएंगे, लेकिन बैटल ऑफ पानीपत थर्ड में इनकी खुद की डिफीट हो जाती है अहमद शाह अब्दाली से, और ये वीक हो गए। इनको जो यहाँ पर बहुत सारे जो सरदार में जो डिवाइड हो गए, तो वो सरदार इनके ग्रुप्स हो गए, तो मराठा जो एक सिंगल पावर थी वो डिवाइड हो गया। तो ये कौन कौन से थे इनके सूबेदार, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले, और एक पेशवा। तो ये 5 कैटेगरी में टोटली डिवाइड हो गए। These chiefs were held together in a confederacy under पेशवा, प्रिंसिपल मिनिस्टर। पेशवा एक पोस्ट होती थी मराठाओं की, तो मराठाओं पेशवा के अंडर में जो है ये चारों कौन कौन है, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले, ये चारों उसके अंडर में आते हैं और एक मराठा संघ बन जाता है, कॉन्फेडरेसी बनती है, और काफी एक पावरफुल रूप में ये उभर के आता है। और उनका हेडक्वार्टर कहाँ था, पुणे में। महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस जो थे वो काफी फेमस मराठा सोल्जर्स थे और बहादुर थे, अच्छे पॉलिटिशियंस थे 18th सेंचुरी में। मराठा जो है बाद में उनको भी एक सीरीज ऑफ वॉर्स ब्रिटिशर्स के साथ चली, 3 बैटल्स हुए, और उन तीनों बैटल्स में जो है फाइनली जो है इन्होंने सरेंडर कर दिया मराठाओं ने और ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए। तो ये फर्स्ट वॉर इनका 1782 में एंड हुआ। उसके बाद इनका सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो 1803-85 में लड़ा गया, और यहाँ तक आते आते ऑलमोस्ट जो है ये सरेंडर कर देते हैं। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो 1817 to 19 चला, उसके बाद जो पूरी की पूरी मराठा पावर थी वो क्रश हो जाती है, और जो पेशवा है उसको पेंशन दे करके उसको हटा दिया जाता है पेशवा पोस्ट से, और उसको पेंशन देके कानपुर के पास में बिठूर में भेज दिया गया। तो कुल मिलाकर के 1819 तक आते आते मराठा पावर भी क्रश हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा लगभग ऑलमोस्ट जो है इन्होंने विंध्याचल पर्वत तक का जो पूरा एरिया था वो अपने कंट्रोल में ले लिया। अब फाइनली बात आती है कि ब्रिटिश पैरामाउंसी, यानी अब ज्यादा दिन दूर नहीं थे कि ब्रिटिश पावर अब पूरे भारत को जो है अपने कब्जे में ले।
तो कुछ ही चीजें बची थी जिनको भी इन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से कंप्लीट किया। ये सारा पढ़ के हम 19वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश पॉलिसी एग्रेसिव पॉलिसी पे आगे, चूंकि काफी कुछ कंट्रोल कर चुके थे, तो 1813 से लेके 1823 तक इनके गवर्नर जनरल रहे वॉरेन हास्टिंग्स। उन्होंने जो है पैरामाउंट सी को स्टार्ट किया कि अब जो है पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट सी कि अब किसी भी तरीके से एग्रेसिव पॉलिसी थी कि अब जो छोटे छोटे राजा हैं, किंग्स हैं, उनको कंट्रोल में लेकर के अब पूरे भारत पे, पूरे इंडिया पे हम कंट्रोल एस्टेब्लिश करें। तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, इंडियन स्टेट्स को। तो इस तरीके से इन्होंने अपने सारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट स्टार्ट किया और जो भी राजा को है श्याम दाम दंड इस बाय हुक और बाय क्रोक जो है अपने अंडर में लाना। तो ये चलता रहा और आगे आने वाली पॉलिसीज भी ऐसे ही चलती रही। अब बाद में जैसे इस पॉलिसी के तहत इन्होंने किट्टूर जो कर्नाटका है प्रेजेंट टाइम का, उसको अपने उसमें ले लिया। वहां की जो रानी चन्नम्मा थी उसको जो है हथियार उठाने पड़े और उन्होंने एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट भी चलाया। बाद में 1824 में उनको अरेस्ट कर दिया गया और जेल में ही 1829 में रानी चेन्नम्मा की डेथ हो जाती है। बाद में रैयन्ना पुअर चौकीदार और सांगोलिन किट्टूर जो है उन्होंने इस लड़ाई को जारी रखा, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई को जारी रखा और काफी सपोर्ट उनको अच्छा सा मिला। ही वॉज कॉट, बाद में उनको भी पकड़ के 1830 में फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो ये भी एक जो है बहुत घटनाएं जो चली कि ब्रिटिश पैरामाउंसी के जो अपोजिशन भारत के बहुत सारे राजा, छोटे मोटे राजाओं ने किया। 1830s में आकर के जब हम बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लगभग रशिया की तरफ से चिंतित होने लगी और उन्होंने देखा कि रशिया जो है एशिया की तरफ आगे बढ़ सकता है और वो इंडिया की तरफ आ सकता है। तो उन्होंने नॉर्थ वेस्ट की तरफ अपना ध्यान देना स्टार्ट किया, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट की तरफ, क्योंकि ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा था कि हो सकता है रशिया भारत की तरफ आगे बढ़े तो उन्हें भारत की टेरिटरी छोड़नी पड़ सकती है। तो इन्होंने नॉर्थ वेस्ट की तरफ रशिया को आगे रोकने का कोशिश किया। तो उनके साथ उनको अफगानिस्तान में जो है, अफगानिस्तान के साथ जो बैटल्स लड़ने पड़े 1838 और 1842 में, और इसमें जो है इन्होंने इनडायरेक्टली कंपनी का रूल जो है अफगानिस्तान तक सेट कर दिया। बाद में 1843 में इन्होंने सिंध को भी कैप्चर कर लिया। उसके बाद पंजाब के पे कैप्चर किया, जो वहां के महाराजा थे पंजाब के रणजीत सिंह जी, उनको इन्होंने डिफीट किया 1839 में। और बाद में 2 बैटल्स हुए और इन बैटल्स के चलते 1849 में इन्होंने पंजाब को भी जो है ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूड कर लिया। तो ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी आगे बढ़ गए हैं और वहां उन्होंने कैप्चर कर लिया है। उसके बाद हम इनकी जो पॉलिसी है ब्रिटिश पैरामाउंट से, उस पॉलिसी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को आपको समझना पड़ेगा कि देखिए सब्सिडियरी अलायंस लेकर आए, फिर जो है आपने अभी देखा कि वॉरेन हेस्टिंग जो 1813 से 1823 रहते हैं, उन्होंने जो एग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट करते हुए किंग्स को जो है कैसे भी करके अपने एम्पायर में एनेक्स करने का पॉलिसी अडॉप्ट किया। अब इन्होंने एक थर्ड स्मार्ट तरीका और अपनाया, वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्या था कि अगर किसी राजा की डेथ हो जाती है और उसके कोई संतान नहीं आता, संतान से मतलब पुत्र, लीगल हेयर नहीं है, तो इससे पहले परंपरा ये होती थी कि वो किसी दूसरे को गोद ले ले अडॉप्ट करके और वो उसका अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकता था, उसका सक्सेसर बन जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ऐसे तो हम इन स्टेट्स को अपने आप में इंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए और वो लॉर्ड डलहौजी के इस पॉलिसी के इनिशिएटर थे। उन्होंने पॉलिसी ये लगाई कि जिस भी राजा की डेथ बिना किसी लीगल हेयर के हो जाती है तो अब उसको सन अडॉप्ट करने की परमिशन नहीं है और वो जो स्टेट है वो ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन। अब इनके पास मेजर इंडिया का बहुत बड़ा एरिया आ चुका है, कुछ ही स्टेट बचे तो उनको लेने का इन्होंने तरीका अपनाया। तो लॉर्ड डलहौजी थे, वो 1848 टू 1856 तक एक भारत के गवर्नर जनरल रहे और उन्होंने पॉलिसी जो डिवाइस की वो पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इन्होंने कहा कि कोई भी इंडियन रूलर अगर वो मेल हेयर के मर जाता है, डिसीज हो जाता है, तो अब उसका जो एम्पायर है, स्टेट है, वो कंपनी की टेरिटरी में लैप्स हो जाएगा, वो एम्पायर अब उसका नहीं है।
इसके बाद उन्होंने बहुत सारे जो किंगडम्स को, जैसे कि सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, इनको एक एक करके अपने जो है किंगडम में इंक्लूड कर दिया, ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूड कर दिया, एनेक्स कर लिया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे अगर बड़ा क्वेश्चन मिले तो आपको ये सारा इसके पहले डिफाइन करना है कि क्या है, किसने प्रोपेगेट की, इसके तहत क्या किया गया, कौन से स्टेट्स को एनेक्स किया गया, सारा आपको लिखना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर्स में आप इनकी डेट और जो स्टेट है उसका ध्यान आपको रखना है। अब चूंकि ऑलमोस्ट इन्होंने पूरा इंडिया अपने ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स कर लिया था, अब इनके पास बड़ा स्टेट जो बचा था वो था अवध। अवध का बहुत बड़ा पार्ट तो इन्होंने पहले ले लिया सब्सिडियरी अलायंस में, लेकिन कुछ बचा था। तो 1856 में इन्होंने जो है अवध पे जो है क्या आरोप लगाया, ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध, कि उन्होंने कहा कि मिस गवर्नमेंट है, वहां पर शासन अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए अब हमारी ड्यूटी है कि हम अवध को भी हमारे उसमें इंक्लूड करके वहां पर अच्छा शासन चलाएं। तो गुड गवर्नेंस का, वहां की मिस गवर्नमेंट का बहाना लगा के नवाब पे, और उसको भी जो है अवध को भी इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स कर लिया। कब कर लिया? 1856। और यही था कि इसके बाद में है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है क्या स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1857 का रिवॉल्यूशन होता है। और ये लगभग सभी जो राजा थे ये इनसे नाराज थे, और इन नाराज राजाओं ने जो है ब्रिटिशर्स को भारत से भगाने की तैयारी कर दी। अब यहां पर एक और क्या दिया हुआ है कि वॉरेन हेस्टिंग्स का जो शासन था 1773 टू 1785, तो उसने कुछ जो है राजा अपने, चूंकि वो गवर्नर बन चुके थे बंगाल के, बंगाल उन्होंने दीवानी राइट्स उन्होंने ले लिए थे, तो कुछ सिस्टम वहां उन्होंने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे फिगर्स चेंज किए, बहुत सारे जो है पावर कंपनी में आ गए। तो उन्होंने देखा तो बंगाल के साथ साथ बॉम्बे और मद्रास में भी उन्होंने पावर कैप्चर कर ली। तो जो टेरिटरीज थी उनको उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया और इनको प्रेसिडेंसीज कहा। क्या कहा इनको? प्रेसिडेंसीज। तो देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी हो गई, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई और बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई। तो एक तो ये था कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट ये बना कि प्रेसिडेंसीज तो हो गई। तो देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, और इनमें सब में एक एक गवर्नर बिठाया गया। इनके कंट्रोलर कौन थे? गवर्नर। सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल, और इनका सबका जो टॉप यहाँ पर लीडर था वो था गवर्नर जनरल। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे 1773 में, उसको पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो उन्होंने बहुत सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है वो लागू किए। वो कौन कौन से थे? जैसे 1772 में उन्होंने जस्टिस के लिए एक नया लगाया, और उन्होंने कहा कि ईच डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होंगे, अर्थात न्याय के, जस्टिस के सेक्टर में उन्होंने जो है रिफॉर्म किए। और पहला ये था कि हर जो डिस्ट्रिक्ट है, ईच डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर 2 प्रकार के कोर्ट्स होंगे। देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, वन विल बी क्रिमिनल कोर्ट एंड फौजदारी, जिसको फौजदारी अदालत कहते थे, और दूसरी थी सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत। तो ये आपको समझना है। फौजदारी का मतलब जहां मारकूट या लड़ाई झगड़े और ऐसे जो डिस्प्यूट्स आएंगे वो फौजदारी अदालत में देखे जाएंगे, और जो पैसे के लेन देन, रेवेन्यू के लेन देन से रिलेटेड मैटर्स थे वो सारे के सारे दीवानी अदालत या सिविल कोर्ट में जाएंगे। तो एक मेजर चेंज इन्होंने किया। उसके बाद मौलवी एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। अब सिविल कोर्ट में चूंकि जो सिविल मैटर्स या विवाद जाते थे, डिस्प्यूट जाते थे, उनको अब यहाँ कौन समझाए? इनको ब्रिटिशर्स को तो सारी कहानी समझ में नहीं आती थी। तो उन्होंने क्या करा कि मौलवीज और जो हिंदू पंडित थे उनको कहा कि भैया तुम जो तुम्हारे हिंदू कानून है या मुस्लिम कानून है उनको हमें बताओ, ताकि हम उस हिसाब से जजमेंट कर सकें। तो ये भी हुआ मामला। क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर ए काजी, और क्रिमिनल कोर्ट्स तो जो थे वो काजी या मुफ्ती के अंडर में ही अभी भी काम कर रहे थे, बट इनको सुपरवाइज कौन कर रहा था? इनको सुपरवाइज कर रहा था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बाद में ये एक तो पहला काम था। दूसरा ये था कि जो मेजर प्रॉब्लम थे, ब्राह्मण पंडित थे, उन्होंने बहुत सारे लोकल लॉज के अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन दी।
और उसका आधार क्या था, उसका बेस क्या था, धर्मशास्त्र, जो रिलीजियस बुक्स थी वो। अब इनको सबको चूंकि वो अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे थे तो बहुत सारा डिफरेंस आ रहा था, तो इन्होंने क्या करा 1775 में 11 पंडित को जो है उनको ये कहा कि जितने भी हिंदू लॉज है उनको कंपाइल करके हमें दे दो। तो ये काम इन्होंने करवाया। एंड बी हॉल हैड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश, और एंड बी हॉल हैड को कहा कि तुम इन सबको जो इन्होंने दिए हैं सजेशंस उनको एक जगह कर दो। तो 1773 में जो है इन्होंने कोड ऑफ 1778 तक आते आते कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंपाइल्ड, वो भी कर दिया गया। 1775 तक इंडियन को कर दिया गया, और अंडर द 1773 में फिर इन्होंने जो है एक रेगुलेटिंग एक्ट भी पास किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट ने। वो क्या था, एक नया सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया, और ये एस्टेब्लिश कहाँ हुआ, कैलकाटा में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाया गया, कैलकाटा में। और इसके अंडर में जो एस्टेब्लिश हुआ है कोर्ट ऑफ अपील, जब सुप्रीम कोर्ट तो कहाँ हुआ, कैलकाटा में, और उसके एक और जो है छोटा कोर्ट था जो कोर्ट ऑफ अपील था, सदर निजामत अदालत, वो भी कैलकाटा में ही एस्टेब्लिश की गई। एक और जो चीज की इन्होंने, प्रिंसिपल फिगर ऑफ इन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर, कि एक पोस्ट क्रिएट करी थी इस वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, वो थी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब कलेक्टर का क्या मतलब था कि जो टैक्स कलेक्ट करने का काम करता था वो कलेक्टर था। तो ये पोस्ट भी इन्होंने क्रिएट की डिस्ट्रिक्ट पे, एक नई जॉब जो रेवेन्यू और टैक्सेस कलेक्ट करना था, और उसको लॉ एंड ऑर्डर जो है डिस्ट्रिक्ट में मेंटेन करना था विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगाज। ये इन सब की हेल्प लेते हुए उसको ये काम करने थे। तो कलेक्टर के अगर आपसे फंक्शंस पूछे जाए तो क्या बताएंगे, टैक्स कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना। किसकी हेल्प से करना है, जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगाज की हेल्प से। उसका ऑफिस जो था उसको कलेक्ट्रेट कहा गया, और ये पूरा जो कलेक्ट्रेट था वो पावर का एक नया सेंटर इमर्ज करके आया। कंपनी की आर्मी, अब कंपनी की आर्मी के बारे में बात करें तो ये क्या है, तो कॉलोनियल रूल जो इंडिया में हुआ वो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पावर वो लेकर आया, तो वो सब मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, मिलिट्री पावर का ही खेल हुआ करता था। तो द मुगल आर्मी, अगर इससे ठीक पहले जो मुगल आर्मी का पैटर्न चल रहा था उसमें क्या था, सवार। सवार का मतलब ट्रेन सोल्जर्स, जो कि घोड़े पे बैठ करके चलते थे, सवार होकर चलते थे, इसलिए उनको सवार कहा जाता था। और इन्फेंट्री थी, जो पैदल सैनिक थे, फुट सोल्जर्स, उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती थी आर्चरी की। आर्चरी मींस तीरंदाजी, एंड यूज ऑफ स्वॉर्ड, तलवार चलाना। कैवलरी जो थी, घुड़सवार जो थे, dominated the army, and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry। तो उन्होंने क्या है कि जो कैवलरी ही थी, और कैवलरी पे मुगल एम्परर जो उसी पे डिपेंड करते थे, और उन्होंने जो है इन्फेंट्री को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। The rural areas had a large number of armed peasants, and the local zamindars often supplied the Mughals with pedal soldiers। अच्छा, रूरल एरिया में क्या होता था कि ज्यादातर फार्मर्स ही थे, और उन्हीं के पास हथियार थे, वो लड़ने चले जाते थे। तो जब भी कोई जरूरत पड़ती थी तो जमींदार जो है मुगल एम्परर्स को पैदल सोल्जर्स से सप्लाई करते थे। 18th सेंचुरी में मुगल सक्सेसर जो थे, जैसे अवध और बनारस और ये जो बने, इन्होंने पीजेंट्स को जो है आर्मीज में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। तो एक नया चेंज हमें दिखाई देता है, और ये प्रोफेशनल सोल्जर्स के रूप में ट्रेनिंग भी इनको दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है यही मेथड अपनाया, और इन्होंने अपनी आर्मी के लिए भी जो भी थी, जो इन्होंने आर्मी में इसका नाम बदल के अब सवार नहीं है, इन्होंने क्या नाम कर दिया, सिपोही। सिपोही आर्मी, सिपाहियों की आर्मी। और ये सिपाही, सिपोही जो वर्ड है वो सिपाही से लिया हुआ है। सिपाही का मतलब जो भारत में सैनिक को कहा जाता है। अगर युद्ध की तकनीक, टेक्नोलॉजी की बात करें तो 1820 के बाद में उसमें चेंज हमें दिखाई देता है। तो कैवलरी जो थी, घुड़सवार सेना थी, वो अब कंपनी के आर्मी जो है उसको रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन, कि कैवलरी जो थी, कैवलरी की वो डिमांड्स को उन्होंने मना करना स्टार्ट कर दिया। और दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। क्योंकि अब इन्होंने इसको क्यों मना करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बर्मा, अफगानिस्तान, बर्मा, म्यांमार, अफगानिस्तान और इजिप्ट में जो लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई जो है अब मस्केट्स, यानी ये मस्केट्स क्या है, ये हैवी गन्स थी जो इन्फेंट्री सोल्जर्स यूज कर रहे थे,
और मैच लॉ क्या था, एक स्टार्टिंग टाइप की एक गन थी जिसमें पाउडर भर के, गन पाउडर भर के उसको माचिस से जलाया जाता था। तो ये इस टाइप से लड़ाई होने लगी, तो अब आर्मी का जो कंसेप्ट था, पैटर्न था, वो भी चेंज करने की जरूरत कंपनी को लगने लगी। और अब जो मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स थी वो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाने लगा कैवेलरी की बजाय। अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने जो है यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, एक जैसी मिलिट्री कल्चर बनाना स्टार्ट किया। अब जो सोल्जर्स थे उनको यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दी जाने लगी, उनको प्रैक्टिस कराने लगी, उनके डिसिप्लिन के, उनकी लाइफ को कंट्रोल करने के तरीके अपनाए जाने लगे। और often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, भारत में कास्ट सिस्टम बड़ा रिजिड था, तो ब्रिटिशर्स को ये था कि एक बहुत सारे सोल्जर्स को एक साथ रखना कास्ट के बेसिस पे, तो वो भी एक प्रोफेशनल सोल्जर्स के रूप में उनको दिक्कत आ रही है। अब क्योंकि ये अपनी रिलीजियस फीलिंग्स और कास्ट वाले जो कंसेप्ट है उनको छोड़ नहीं सकते थे, तो ये एक बड़ा कंसेप्ट था। तो अब वो कैसे एडजस्ट हुए होंगे, ये चीजें भी देखने की थी। और ऐसे माहौल में जो सिपाही थे उनमें नाराजगी रही होगी, और शायद ये ही था, ये जो रिजेंटमेंट था, ये जो अपोजिशन था कि ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट रिलीजन के लोगों को एक साथ रखा, उनको एक तरीके से ट्रीट किया, तो ये नाराजगी सिपाही में थी। और शायद इसी के रिजल्ट के रूप में 1857 में सिपाहियों ने सबसे ज्यादा आगे बढ़ के पार्टिसिपेट किया। तो ये पूरा चैप्टर आपका था, और हमें ये कह रहा है कि हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और ट्रेड करने के लिए आती है, और ट्रेड करने के नाम पे धीरे धीरे वो जो है वो एक पॉलिटिकल पावर के रूप में एस्टेब्लिश होती है। और लगभग 100 इयर्स के अंदर ही उसने लगभग पूरे भारत को अपने कंट्रोल में ले लिया, और भारत के जो एक्सटर्नल जो बॉर्डर्स थी, बर्मा है, म्यांमार है जिसको हम कह रहे हैं, उधर की तरफ अफगानिस्तान तक जाकर के उन्होंने अपनी टेरिटरी को एस्टेब्लिश किया और एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पावर के रूप में इमर्ज करके आए। तो ये चैप्टर का मैंने जो है सारांश आपके सामने पेश करने की कोशिश की, समझ में आया होगा। धन्यवाद।